नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम देखेंगे राज्य की आकृति, राज्य की शेप से रिलेटेड जो भी चैप्टर है अपना उसका अध्ययन करेंगे। और इससे पहले अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, राजनीतिक चित्र पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लेक्चर नंबर 4 है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य की शेप, राज्य की आकृति। इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन, इससे पहले अपन राजनीतिक क्षेत्र पढ़ चुके हैं, एरिया का होता है विस्तार कितना है राज्य का, और स्थिति भी पढ़ चुके हैं। स्थिति में अपन ने क्या क्या देखा था, लोकेशन में देखा था, निरपेक्ष देखा था, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सामुद्रिक या महाद्वीपीय स्थिति है वो देखी थी। इस प्रकार से कई प्रकार देखी थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राज्य की आकृति। राज्य की आकृति कैसी है और उस आकृति का अपन किस लिए अध्ययन करते हैं, आकृति का क्या महत्व है, वो सब देखेंगे। तो इसमें भी यही बात लिखी हुई है, राज्य का राजनीतिक क्षेत्र। और राजनीतिक क्षेत्र के बाद हमने क्या देखा था, राज्य की स्थिति, राज्य का आकार और राज्य की आकृति। ये 2 पॉइंट तो अपने हो चुके हैं। अभी आज की क्लास में करेंगे राज्य की आकृति, शेप ऑफ द स्टेट। शेप ऑफ द स्टेट का अर्थ है राज्य की लंबाई और चौड़ाई। उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, और उस विस्तार को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो शेप है ये उसकी आर्थिक और सामरिक जो इंपॉर्टेंस है उसको निर्धारित करती है। राज्य के अन्य तत्वों के साथ मिलकर उसकी राजनीतिक और आंतरिक कार्य प्रणाली का निर्धारण करती है। इसलिए हम राजनीतिक क्षेत्र है उसकी आकृति की इतनी इंपॉर्टेंस देख पा रहे हैं। आंतरिक कार्य प्रणाली का निर्धारण करती है, उसमें किस प्रकार से संचार होगा, संचार सुविधाएं किस प्रकार से विकसित होगी, ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है, परिवहन जाल जो है वो किस प्रकार से विकसित होगा, परिवहन जाल का विकास कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें जो राज्य की आकृति है उससे निर्धारित होती हैं। तो देखते हैं अपन, फर्स्ट टाइप है लंबाकार या एलोंगेटेड राज्य। एलोंगेटेड राज्य का मतलब होता है कि वे राज्य जिनकी लंबाई औसत चौड़ाई की अपेक्षा 6 गुना अधिक हो। लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा हो, 6 गुना अधिक लंबा हो, चौड़ाई कम हो और लंबाई ज़्यादा हो। तो इसमें अपन किसको देखेंगे, चिल्ली का एग्जाम्पल है सबसे फेमस, इसमें चिल्ली है, नॉर्वे है, चिल्ली, नॉर्वे, और भी हैं दक्षिण अफ्रीका के हैं, गाम्बिया, ऐसे करके अपन देखेंगे इसमें सारे एग्जाम्पल। और इनका क्या होता है, देशांतरीय विस्तार होता है, एक देशांतर के या लोग या 2 देशांतर के सारे ये फैले होते हैं। सीमा सुरक्षा, परिवहन, संचार से संबंधित इनमें समस्याएं होती है। तो ये इनका सबसे बड़ा डिफॉल्ट होता है कि इनमें ये समस्याएं आती है। इसमें एग्जाम्पल है यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन और इटली, इनकी लोकेशन देखेंगे अपन मैप पे। और अफ्रीका में है गाम्बिया, मलावी, टोंगो, बेनिन। दक्षिण अमेरिका में है चिली और पनामा। तो इनके मैप देख लेते हैं अपन, चिली और पनामा दक्षिणी अमेरिका में। सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन, ये एलोंगेटेड शेप दिखाया हुआ है नॉर्वे का, एलोंगेटेड शेप ये दिख रहा है आपको। और चिल्ली का भी इसमें दिया हुआ नहीं है, चिल्ली का। तो दक्षिणी अमेरिका वाले देखते हैं सबसे पहले अपन, ये दक्षिण अमेरिका है। इसमें चिल्ली का आप निकाल सकते हो, अलग से मार्केशन कर सकते हो। एलोंगेटेड भी है और फ्रेगमेंटेड भी है, अगर दोनों ऑप्शन में आए तो अपन दोनों करेंगे। और एक ये पनामा है, यहाँ पनामा स्थमस भी है, यहाँ पनामा। तो ये दोनों अपन ने लोकेट कर लिए इसमें दक्षिण अमेरिका के मैप में। और यूरोप में अगर अपने देखें तो इटली है, इटली भी फ्रेगमेंटेड का भी एग्जांपल है, साथ में एलोंगेटेड के साथ साथ फ्रेगमेंट का भी है, क्योंकि इसके जो द्वीप हैं, सिसिली द्वीप है, ये इससे अलग किया हुआ है। तो ये है इटली और ये नॉर्वे। तो दोनों गए अपने कंप्लीट, एक नंबर पे इटली और ये नॉर्वे। दक्षिण जो अफ्रीका है उसका मैप इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो ये नहीं मिलेगा आपको। बाकी आप उसमें खुद से कर सकते हैं, मैप अपनी एटलस में मैप में देख सकते हैं आप। ये अपने देख लिया एलोंगेटेड शेप का। नेक्स्ट है सहन आकार, गाम्बिया, मलावी, टोंगो, बेनिन। मलावी जो है इसको अपन ने देखा था, मलावी नासा झील है। और ये टोंगो, बेनिन ये आपको पास मिल जाएंगे। गाम्बिया की जो कैपिटल है वो है बेंजुल। तो ये आपको मिल जाएंगे एटलस में इजीली, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है संहिता आकार, कॉम्पैक्ट शेप या वर्गाकार राज्य। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि सेंटर से पेरिफेरी है उसका डिस्टेंस लगभग सेम हो, लंबाई चौड़ाई में संतुलन हो। तो इस प्रकार से देखते हैं अपन, भौगोलिक केंद्र परिधीय क्षेत्रों से लगभग बराबर दूरी पर स्थित है। ये इसका केंद्र है और ये परिधि से बिल्कुल बराबर स्थित हो, ऐसा इसमें बोला गया है। और ऐसे राज्यों पर कार्य किसने किया था, पोन्स ने, NIJ पोन्स जो है उन्होंने वर्क किया था। इन्होंने राज्य के 4 तत्व भी बताए थे, राज्य अध्ययन के 4 तत्व बताए थे, कल अपन ने डिस्कस किए थे। ये किसी भी राज्य के लिए आदर्श स्थिति है। ये आदर्श स्थिति अगर पूछ लिया जाए तो कौन सी आकृति है वो आदर्श है, तो कॉम्पैक्ट शेप जो है संहित या वर्गाकार वो आदर्श है। इनका विकास अधिक होता है, सीमा सुरक्षा, परिवहन, संचार संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। तो ये आदर्श स्थिति होने के कारण इसकी ये विशेषताएं बता दी अपन ने।
इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पोलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड और दक्षिण अमेरिका में उरुग्वे। तो ये लगभग यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनकी आदर्श स्थिति है, इसलिए इनका विकास भी सबसे ज़्यादा हुआ है। ये अपन ज़्यादा विकसित हैं, ये ज़्यादा विकसित हैं, अपनी शेप के कारण ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा विकसित हैं ये। तो ये अपन देख लिया। मैप में अगर फिर से देखें तो कॉम्पैक्ट शेप देखनी है अपने को। दक्षिण अमेरिका वाले देख लेते हैं। ये उरुग्वे दिया हुआ है इसमें, उरुग्वे, तो ये भी कॉम्पैक्ट शेप है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें, तो फ्रांस की लोकेशन है ये, फ्रांस भी कॉम्पैक्ट शेप है। सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे तो जो परिधीय विस्तार है वो बिल्कुल संतुलन में है लंबाई चौड़ाई में। और जर्मनी भी यहाँ है, जर्मनी, जर्मनी, तो ये भी कॉम्पैक्ट शेप है, जर्मनी। पोलैंड, यूक्रेन, कॉम्पैक्ट शेप वालों को आप मैप पे देखिए, इनको एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन विस्फोटाकार। विस्फोटाकार या प्रोरप्ट लिखा सकता है और प्रोट्रूडेड भी लिखा सकता है, तो आप इन दोनों को भी ध्यान रख सकते हैं। विस्फोटाकार लिख के ये दोनों नाम भी आ सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि लंबाई व चौड़ाई में संतुलन रहते हुए कुछ एक या दो भाग पतले रूप में बाहर निकले रहते हैं। लंबाई चौड़ाई में संतुलन रहेगा बट कुछ हिस्सा है जो बाहर निकल जाएगा या लटका हुआ सा दिखाई देगा। तो ये क्या होते हैं? नियरली कॉम्पैक्ट होते हैं बट वन और मोर पार्ट एक्सटेंडेड आउटवर्ड, एक हिस्सा है वो बाहर निकल जाएगा, ज़्यादा विस्तारित हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे विस्फोटाकार। विस्फोटाकार में है एशिया में तो म्यांमार और थाईलैंड है, यहाँ दिखाए हुए भी है, और अफ्रीका में है कांगो, जायरे, नामीबिया और कैमरून। ये मैप मैंने कल तो मैप सारे ऐड किए थे, आज इसमें अफ्रीका वाला मिस है, तो आप इसको इजीली ट्राई करेंगे, मैप पे देखेंगे एटलस में तो हो जाएगा। कैमरून, कैमरून में वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है कैमरून अफ्रीका का। और नामीबिया, नामीबियन मरुस्थल भी है यहाँ। कांगो जायरे में AF क्लाइमेट है, वर्षावन, ये अपन को विशेषता भी पता है इनकी। और यूरोप में है ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया। तो आप इनको मैप में टैली कीजिएगा एटलस में और फिर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट है विच्छिन्नाकार या फ्रेगमेंटेड। उसमें एक भाग बाहर रहता था, इसमें कुछ टूटा हुआ भाग रहेगा या फिर कुछ भाग अलग होगा, मेन लैंड से अलग हो जाएगा। तो कुछ राज्य 2 या 2 से अधिक अलग अलग भागों में फैले होते हैं। तो इसमें जापान का है, जापान का अगर अपन मैप देखेंगे तो इस प्रकार से है, ये यहाँ पे होक्काइडो, फिर है होन्शु, सबसे बड़ा है होन्शु, होन्शु, फिर यहाँ है क्योशु, क्योशु, और फिर है शिकोकू, शिकोकू। तो ऐसे जापान जो है वो 3 द्वीपों में, वैसे तो कई सारे द्वीप हैं पर ये मेन अपन देखें तो 3-4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकू। ये क्रम भी पूछा जा सकता है। तो होन्शु सबसे बड़ा है, 1 नंबर पे होन्शु है, फिर होक्काइडो है, फिर क्योशु है, फिर शिकोकू है। इंडोनेशिया जो है वो जावा सुमात्रा द्वीप में है। जावा द्वीप है, उसको चावल का कटोरा भी बोलते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ है, और यहाँ इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो भी है। मलेशिया है वो सावाह और सार्वाक पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया में ऐसे विभाजित हैं। और न्यूजीलैंड में भी उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है। और इटली है, USA, डेनमार्क, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, ये भी फ्रेगमेंटेड के एग्जाम्पल है। इटली में सिसिली द्वीप अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। और USA जो है उसको अलास्का, अलास्का उसका एक भाग है, बिल्कुल अलग है मेनलैंड से, अलास्का। और हवाई द्वीप के संदर्भ में, हवाई द्वीप के संदर्भ में जो USA है वो फ्रेगमेंटेड का उदाहरण है। भारत में भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हैं द्वीप समूह हैं वो अलग हैं, तो इसको भी फ्रेगमेंटेड में ले सकते हैं। वैसे एलोंगेटेड में आएगा इंडिया। नेक्स्ट है भेदनाकार राज्य। भेदनाकार राज्य में, भेदनाकार या विकृत में परफोर्टेड शेप में क्या होएगा कि वे राज्य जो इस प्रकार की आकृति रखते हैं जो किसी दूसरे राज्य के अंदर प्रविष्ट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में लेसोथो, लेसोथो एक देश है, लेसोथो। तो लेसोथो है, इसकी तो शेप है कॉम्पैक्ट शेप, कॉम्पैक्ट शेप है लेसोथो की। बट जो दक्षिण अफ्रीका है उसमें एक छेद सा हो गया मानो, जैसे लेसोथो है। तो इसको जो दक्षिण अफ्रीका है उसको बोलेंगे छिद्रित राज्य या परफोर्टेड राज्य। छिद्रित या परफोर्टेड जो स्टेट है उसको दक्षिण अफ्रीका को बोलेंगे परफोर्टेड स्टेट, परफोर्टेड स्टेट। और लेसोथो भेदनाकार राज्य का उदाहरण है, भेदनाकार राज्य का उदाहरण है। दक्षिण अफ्रीका छिद्रित या परफोर्टेड स्टेट का उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। कल हमने देखा था लेसोथो को देखा था, और यहाँ स्वाजीलैंड को भी देखा था। स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड भी एक लैंडलॉक कंट्री है। स्वाजीलैंड की कैपिटल थी मबाबाने, मबाबाने, और लेसोथो की थी मसेरू, मसेरू। फिर से आप इनको कर लेना टैली। वेटिकन सिटी इटली में देखा था अपन ने, इटली में। और सैन मेरिनो भी इटली में देखा था।
मोनाको भी देखा था कल अपन ने, इन सब की लोकेशन ट्रैक करी हुई है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं राजनीतिक संगठन। राजनीतिक संगठन का मतलब क्या होता है कि राज्य का प्रशासन नियंत्रण तंत्र उसका महत्वपूर्ण घटक है। यह अपने कार्य द्वारा राज्य के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक भूदृश्य को प्रभावित करता है। और इस पर जेम्स प्रेस्कॉट जो है उनका वर्क है ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका फ्रंटियर पे भी वर्क है जेम्स प्रेस्कॉट का फ्रंटियर और बाउंड्रीज पर भी इनका वर्क है। इलेक्टोरल ज्योग्राफी में भी इनका वर्क है। तो जेम्स प्रेस्कॉट ने किस पे वर्क किया हुआ है? राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन पर वर्क है। और प्रशासन से रिलेटेड है, ये प्रशासन से रिलेटेड है। संगठन का मतलब प्रशासन, प्रशासनिक नियंत्रण। और शासन प्रणाली में अपन देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। शासन प्रणाली के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक का मतलब होता है यूनिटरी स्टेट, किसी एक व्यक्ति का या फिर शासन हो, और संघात्मक में एक यूनियन हो पूरी। संघात्मक में कुछ व्यक्तियों का समूह हो, या फिर लेजिस्लेटिव जो सिस्टम होता है वो हो सकता है, 2 या 2 से अधिक सरकारें हो सकती है राज्य के स्तर पर, या फिर लोकल बॉडीज़ के, पहला लोकल हो सकता है जैसे लोकल, फिर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हो, और फिर सेंटर का एडमिनिस्ट्रेशन हो। तो इस प्रकार से इसमें तो क्या होंगे? चरण पाए जाएंगे। संघात्मक में चरण होंगे, जो कि इसमें किसी एक व्यक्ति का शासन हो सकता है, राजा का शासन हो सकता है, मोनार्की जैसे बोल सकते हैं अपन, और एक सरकार भी हो सकती है, सरकार में एक व्यक्ति है वो सर्वेसर्वा हो। तो इसमें क्या होता है कि शक्तिशाली केंद्र में सभी शक्तियाँ निहित होती है। इसमें केंद्र जो है वो मोस्ट पावरफुल होता है, और शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, और इसमें राज्य कई प्रांतों का संघ होता है तथा कार्यों का विभाजन होता है। जैसे कुछ कार्य है वो राज्य अपने हिसाब से करेगा, और अगर टकराव की कोई स्थिति बनती है तो उसमें सेंटर है वो सर्वोपरि होगा, पर राज्य के हाथ में भी कुछ पावर्स होंगी। और इसमें क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जैसे देख लिया अपन ने लोकल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर सेंट्रल लेवल पे। तो एकात्मक सरकार से बेहतर होती है क्योंकि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकात्मक और संघात्मक में मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है, तो अपन संघात्मक करेंगे। इसमें क्या होता है? नियमों की एक रूपता होती है, लचीला संविधान होता है, और जवाबदेही होती है। जबकि इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सरकारी स्तर होते हैं तो नियमों की एकरूपता नहीं हो पाती, उसमें मतभेद भी हो जाता है, और संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान यहाँ लचीला नहीं होता, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता होती है। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट या मतभेद होता है तो न्यायिक शक्तियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि न्यायिक सर्वोच्चता है वो कौन सी व्यवस्था की विशेषता है, तो संघात्मक सरकार जो है उसकी विशेषता है, संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इसके एग्जाम्पल देखना चाहें तो लगभग सभी यूरोपियन देश जो है, या छोटे साइज वाले जो देश हैं, छोटे आकार वाले देश हैं, उसमें क्या पाई जाएगी? एकात्मक सरकार पाई जाएगी, एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाएगी, छोटे आकार वाले। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, इसका एक एक्सेप्शन भी है। चाइना बड़े साइज़ का होने के बावजूद एक एकीकृत राज्य है, तो उसका कारण है कि इसमें एकीकृत बहुत चाइना एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसका एग्जाम्पल है। तो ये आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसमें एकीकृत बहुनिर्तात्विक एकात्मक सरकार वाला देश है, बहुत सारी विशेषताएं हैं वहाँ पर। जैसे अपने भारत में भी निर्तात्विक विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, तो उस प्रकार से भारत संघों का राज्य है, दोनों विशेषताएं पाई जाती है। भारत जो है उसमें भारत एक आदर्श दशकों वाला राज्य है, इसमें संघ प्लस एकात्मक सरकार दोनों की विशेषताएं पाई जाती है। फिर भी संघों का एक राज्य है, तो अपन अगर एक ही ऑप्शन में हो तो संघात्मक करेंगे, संघात्मक। और ज़्यादा बेटर अगर अपन देखें तो क्वासी फेडरल जो नाम है वो इसके लिए आएगा, क्वासी फेडरल नाम आएगा इसके लिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वासी फेडरल है, अर्ध संघात्मक या अर्ध गणतंत्रात्मक राज्य है भारत जो है। नेक्स्ट है, ये अपन ने इनकी विशेषताएं पढ़ ली, और इसके एग्जाम्पल देखिए आप। इसके एग्जाम्पल में ये सारे आ गए, यूरोपियन कंट्रीज आ गए, और इसमें जापान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और टर्की, ये भी इसके एग्जाम्पल है। पाकिस्तान और भारत ये दोनों ही संघात्मक हैं, और इनमें प्रांतीय सरकारें होती है, जैसे राज्य होते हैं, और एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है, केंद्र। और इनमें कार्यों का विभाजन किस प्रकार से रहता है? जैसे भारत में अपन देखें तो राज्य सूची के विषय, राज्य सूची, संघ सूची के विषय, जिन पर संघ जो है सेंटर है वो कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची के राज्य जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, और जो केंद्र है उसकी सर्वोच्चता रहेगी। तो राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाएगा, संघ सूची में संघ कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं, पर सर्वोच्चता है वो सेंटर की रहेगी। न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताएं पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके एग्जाम्पल है कनाडा, यूएसए 49 स्टेट्स हैं, उनका एक संघ है। और नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया में भी अपन ने प्रांत देखे थे, पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत, ऐसे देखे थे अपन ने, पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत। उनकी डार्विन या रम जंगल है, अभी इसकी कैपिटल है रम जंगल, नॉर्थ प्रांत जो है उसकी। तो इस प्रकार से अपन जब
कमोडिटी पढ़ते हैं या रीजनल पढ़ते हैं तो उसमें भी अपने को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। और स्विट्जरलैंड यूरोपियन कंट्री होते हुए भी एक क्या है, संघात्मक सरकार है, यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है ये जो स्विट्जरलैंड और डेनमार्क वाली कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, इनका ह्यूमन इंडेक्स है वो बहुत हाई रहता है, मानवीय मूल्य हैं जो यहाँ पर सर्वाधिक विकसित रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन पाकिस्तान से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है छोटा सा यहाँ पे कि राज्य और प्रांतों के मध्य संबंध संविधान के पार्ट 5 में डिस्कस किए गए हैं और ये आर्टिकल दिया हुआ है। तो ये मैंने जस्ट इसलिए बताया कि आपको डाउट नहीं हो कि इसमें एकात्मक सरकार है, यहाँ पर संघात्मक सरकार है। नेक्स्ट देखते हैं अपन राज्य के 4 तत्व बताए थे NGJ पोन्स ने, 4 तत्व, उनमें से अपन ने राजनीतिक क्षेत्र पढ़ लिया। और अब अपन तीसरा देखेंगे राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या का मतलब क्या होता है, एक नंबर पे अपन ने क्षेत्र पढ़ा था और फिर राजनीतिक संगठन पढ़ा था और इसके बाद आएगा अपना जनसंख्या और इसके बाद आएगा संप्रभुता। ये 4 तत्व बताए हैं NGJ पोन्स ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन राज्य की जनसंख्या। राज्य की जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या के तत्व हैं इसमें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, लिंगानुपात, भाषा, धर्म, प्रजाति और साक्षरता, आयु संरचना, कार्यशील जनसंख्या अनुपात, नगरीय ग्रामीण संगठन। तो जनसंख्या में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं और ये जनसंख्या के तत्व हैं और इनका अपन डेमोग्राफी या जब पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अपन इनका अध्ययन करेंगे, डेमोग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी में इनका अध्ययन करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, अपने 10 वर्षों से जो जनसंख्या है वो काउंट की जाती है। घनत्व प्रति 1000 व्यक्तियों पर तो लिंगानुपात देखा जाता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। और घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता एक टर्म है, इसको अपन डिफाइन करते हैं। ये लैटिन शब्द सुप्रीमस से बना है, सुप्रीनस या सुप्रीमस से बना है। सुप्रीनस से फ्रेंच शब्द बना है सोवर्नेट, फ्रेंच शब्द है सोवर्नेट और सोवर्नेट से फिर बना है सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी का अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी या सुप्रीम पावर। तो इसका मतलब होता है कि राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति। संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है और आपको ध्यान भी रखना है। संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य पर कोई बाहरी नियंत्रण या बाहरी दबाव नहीं है, बाहरी दबाव में कार्य नहीं कर रहा है। जैसे इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस से पहले बाहरी दबाव था, यूरोपियन कॉलोनी का एक हिस्सा था, यूरोपियन साम्राज्य था यहाँ पर, तो जो ब्रिटेन की महारानी थी या फिर जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अकॉर्डिंग फैसले लेता था, तो इसके पास सोवरेनिटी नहीं थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ये एक संप्रभु राष्ट्र है वो बना। संप्रभु, संप्रभु का मतलब अपनी सर्वोच्च सत्ता है वो अपने पास है, अपन बाहरी दबावों से मुक्त हैं, स्वतंत्र अपने निर्णय ले सकते हैं, वो है संप्रभुता। नेक्स्ट है संप्रभुता राज्य को एक कानूनी तथ्य देता है जिससे वो क्या करता है, अपने जो टेरिटरी है उसमें रहने वाले व्यक्तियों को आबद्ध करता है, उन पर नियंत्रण करता है। संप्रभुता एक कानूनी तथ्य देता है राज्य को, जो उसमें रहने वाले, उसके टेरिटरी में रहने वाले, राज्य के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बाध्य करता है, ऐसा इसमें मेंशन कर सकते हैं अपन संप्रभुता में। नेक्स्ट देखते हैं अपन राज्य, राष्ट्र और राज्य राष्ट्र, इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है और इन तीनों टर्म्स में अपन कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तीनों टर्म्स को, इनको डिफाइन करते हैं। तो राज्य देखते हैं अपन सबसे पहले। राज्य में है कि पोन्स के अनुसार राज्य अपनी जनता द्वारा प्रभावी ढंग से संगठित किया गया एक राजनीतिक क्षेत्र होता है। राज्य में देख रहे हैं अपन, राज्य अपनी जनता द्वारा प्रभावी ढंग से संगठित किया गया एक राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र तो होगा ही, सभी में आएगा ये शब्द, तो राजनीतिक क्षेत्र तो राजनीतिक क्षेत्र है जिसकी अपनी सरकार होती है। अब ये ध्यान रखना है आपको, सरकार होनी चाहिए राज्य की और वो नियंत्रण रखती है और उसमें आबद्ध होकर प्रत्येक व्यक्ति जो है राज्य का वो कार्य करता है। राज्य की विशेषताएं देखते हैं। राज्य की विशेषता में एक क्षेत्रीय का क्षेत्र तो होना ही चाहिए, चाहे वो राज्य हो, राष्ट्र हो या राष्ट्र राज्य हो, क्षेत्र सब में होगा। ये वाला टर्म अपने को ध्यान रखना है कि राजनीतिक है या भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो राष्ट्र में भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे और राज्य में राजनीतिक रूप से राजनीतिक एकता पाई जाएगी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय इकाइयाँ सीमाओं से आबद्ध रहती है। सीमा होगी, एक निश्चित क्षेत्र होगा, निश्चित क्षेत्र होगा तो वो क्या होगा, सीमा से आबद्ध होगा, सीमाएं उसमें होगी, उसकी लिमिटेशन होगी। और केंद्रीय प्रशासन तंत्र होता है, प्रशासन का भाग होता है जिसका निर्माण क्षेत्रीय इकाइयों की पारस्परिक समझ से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाई मिलकर अपने में से एक सर्वोच्च को चुनेगी और फिर वो उन पर नियंत्रण रखेगा। इस प्रकार से
इस राजनीतिक क्षेत्रीय इकाई के रूप में एक संप्रभुता संपन्न राज्य का विकास होता है। अब वो क्षेत्रीय इकाई थी, उन्होंने क्षेत्रीय इकाई जैसे मान लिया अपन ने लोकल लेवल पे हो गया ये, फिर स्टेट लेवल पे हो गया, फिर स्टेट सारे मिलकर एक सेंटर गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, सेंटर का निर्माण करते हैं। अब ये सेंटर सारे फैसले लेगा और ये स्वतंत्र होगा, ये सोवरेनिटी होगी इसके पास, ये सारे जो भी फैसले लेगा उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सेंटर वाली गवर्नमेंट को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जो लोकल लेवल पर है उनको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जिस प्रकार से जो प्रशासन होता है वो संप्रभुता संपन्न होता है राज्य में, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखते हैं राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र मनुष्यों का एक ऐसा समुदाय है जिसमें लोग ऐतिहासिक स्मृतियाँ, परंपराओं, भाषा, धर्म, संस्कृति तथा समान राजनीतिक विचारों की सामुदायिक भावना के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं। तो राष्ट्र की विशेषता में क्या देखा अपन ने कि लोग जो हैं उन पर प्रशासन नहीं होता किसी का, वो ऐतिहासिक स्मृतियों से जुड़े रहते हैं, अपने अतीत की याद से जुड़े रहते हैं। और उनमें किस प्रकार की एकता पाई जाएगी? भाषा के आधार पर भाषाई एकता पाई जाएगी, धार्मिक एकता पाई जाएगी, वो समान धर्म के होंगे, समान संस्कृति को मानने वाले होंगे और समान राजनीतिक विचारों वाले होंगे। तो ये सामुदायिक भावना के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, जबकि वो कानूनी तथ्य देता है। राज्य एक कानूनी तथ्य है और अपनी सीमाओं में रहने वालों को आबद्ध करता है, जबकि राष्ट्र का एक कानूनी तथ्य नहीं है। तो यहाँ अपन आगे और भी इसको डिस्कस कर लेंगे। राष्ट्र जो है वो कानूनी तथ्य नहीं है, कानूनी तथ्य नहीं है, इसकी सीमाओं में रहने वाला कोई आबद्ध नहीं होता है, सब स्वतंत्र होते हैं। ये भावनात्मक तथ्य है, भावनात्मक तथ्य है। अपन जब इनका डिफरेंस देखेंगे तब उसमें आ जाएगा ये भावनात्मक तथ्य है। जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, भावनात्मक तथ्य है राष्ट्र, राज्य कानूनी तथ्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी से रिलेटेड, राष्ट्र से रिलेटेड स्टेटमेंट देखते हैं कि यह संप्रभुता संपन्न नहीं होता लेकिन इसका क्षेत्रीय अस्तित्व होता है। ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी, क्षेत्रीय अस्तित्व तो होना ही चाहिए। तो इसमें क्या है कि संप्रभुता संपन्न नहीं होता लेकिन इसका क्षेत्रीय अस्तित्व होता है। राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं कि राज्य की राजनीतिक सीमाओं तक सीमित रहे। सीमाओं तक सीमित रहना राज्य में होता है, राष्ट्र में नहीं होता है। इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो और देखेंगे अपन। राष्ट्र मूल रूप से एक सामाजिक इकाई है, जबकि वो एक राजनीतिक इकाई है। राज्य राजनीतिक इकाई है, राष्ट्र सामाजिक इकाई है, जिसका निर्माण एक ही भूखंड में दीर्घकालीन विकास की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। इसकी जड़ें स्थान केंद्रित है, इसकी जड़ें स्थान केंद्रित है और उसकी प्रशासन केंद्रित है। तो ये अपन ने इसकी विशेषताएं देखी है, राष्ट्र की विशेषताएं। राष्ट्र क्षेत्रीय आधारता है, तो ये तो दोनों में कॉमन हो गई बात। क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एकीकृत होती है। ये अपन ने देखा था कि उनमें भाषाई एकता होती है, सांस्कृतिक एकता होती है और राजनीतिक रूप से भी एकीकृत हो सकती हैं। पर भाषा, धर्म और संस्कृति के आधार पर एकजुट होंगे वो लोग जो एक राष्ट्र में रह रहे होंगे। राष्ट्र सामान्य सांस्कृतिक विशेषताओं का समूह है, जैसे भाषा और धर्म। इसमें एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विचार के मूल में रक्त संबंध की एकता महत्वपूर्ण होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, रक्त संबंध की एकता महत्वपूर्ण होती है। इसको अपन देखेंगे जब एक राज्य का विकास होता है और उसके चरण होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है वो रक्त संबंध आते हैं और फिर परिवार होता है। क्योंकि अपन सबसे ज़्यादा किससे जुड़े होते हैं? परिवार से भी ज़्यादा। परिवार में तो सब आ जाते हैं, ताऊ के बच्चे भी आ जाते हैं, चाचा के बच्चे आ जाते हैं, बुआ मामा सबके बच्चे आ जाते हैं रक्त संबंध में। तो बट परिवार में रक्त संबंध में अपने भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं, वो आते हैं। तो सबसे ज़्यादा अपन किससे जुड़े होते हैं? अपने भाई बहन से जुड़े होते हैं, माँ बाप से जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद जो है अपन ताया ताई, चाचा चाची, उनके बच्चों से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटी जो इकाई है राष्ट्रीय विचार के मूल में वो है रक्त संबंध। फिर उसके बाद परिवार है, समुदाय है, राजनीतिक जो लोकल जो अपन कह सकते हैं क्षेत्रीय समुदाय है उससे रिलेट करेंगे अपन इसको आगे। तो सबसे छोटी इकाई है रक्त संबंध, रक्त संबंध से जुड़े होते हैं लोग। नेक्स्ट है समुदाय में रहने वाले लोग सर्वप्रथम समुदाय के प्रति निष्ठावान होते हैं और बाद में राज्य के प्रति। तो इनमें समुदाय की एकता पाई जाती है। सबसे पहले समुदाय से और फिर उसके बाद राज्य के प्रति वो जवाबदेही या निष्ठावान होते हैं। तो ये सारी राष्ट्र की विशेषताएं देख ली अपन ने। अब देखते हैं राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया देखते हैं अपन। राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया किन चरणों में से होकर गुजरती है वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले है रक्त संबंध। रक्त संबंध अभी अपने देखा था, रक्त संबंध की एकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मूल में क्या होता है? रक्त संबंध होता है। मूल में राष्ट्र के विचार के मूल में क्या होता है? तो रक्त संबंध होता है। फिर इससे परिवार का विकास होता है, परिवार के बाद क्षेत्रीय अस्तित्व या क्षेत्रीय विकास होता है, फिर समुदाय का विकास होता है और फिर प्रादेशिक विचारों का गठन होता है, फिर राष्ट्रीयता का विकास होता है। तो राष्ट्रीयता के मूल में क्या होता है? रक्त संबंध होता है। एक व्यक्ति अपने भाई बहनों से अटैच होता है सबसे पहले, फिर उसका परिवार बढ़ता है, परिवार के बाद वो एक क्षेत्र में विस्तार करता है, फिर क्षेत्रीय समुदाय बनते हैं उससे, उसके कॉन्टैक्ट से, और फिर वो एक प्रदेश स्तर पर अपना संगठन बनाता है और फिर उससे क्या होता है? राष्ट्रीयता का विकास होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रीयता में क्या क्या चीज़ें आएंगी? भाषा,
धर्म, नर जाति और प्रजाति। तो ये सभी चीज़ें आएंगी, मिलकर एकीकरण की महत्ता को बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीयता में पूछा जाए तो आपको राष्ट्रीयता के तत्व क्या क्या हैं? भाषा, धर्म, नर जाति और प्रजाति, ये राष्ट्रीयता के तत्व हैं। और अब अपने इसमें देखते हैं, ये वाली स्लाइड थी, राष्ट्रीयता के तत्व देख लिए। अब अपने इसमें डिफरेंस देखेंगे, राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस देखते हैं। आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा वैसे तो, डिफरेंस मैंने बताए हुए हैं इसमें देखते हैं अपन। सॉरी, इसमें ये हो नहीं रहा जो राष्ट्र और राज्य में डिफरेंस देखें अपन तो क्या आ जाएगा इसमें प्रजाति, धार्मिक और भाषाई एकता होती है, ऐतिहासिक संबंधी परंपराएं और सामाजिक सांस्कृतिक एकता होती है। जबकि राष्ट्र में क्या होता है? राष्ट्र के 4 तत्व बताए थे अपन, राजनीतिक क्षेत्र, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता, ये होते हैं। ये सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है, जबकि ये एक राजनीतिक इकाई है। राष्ट्र एक सामाजिक समुदाय है और ये प्रशासनिक संगठन द्वारा शासित है। राष्ट्र में भाषा, धर्म, प्रजाति के आधार पर एकता होती है और इसमें राज्य में कई राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। राष्ट्र भावनात्मक रूप से शासित है और ये एक कानूनी तथ्य है। राष्ट्र का संबंध भावनात्मक है और इसमें राजनीतिक एकता इसकी व्यवस्था का अंग होती है। रक्त, धर्म, भाषा, नरजाति और प्रजाति इसका आधार है भावनात्मक में, राष्ट्र में, और इसमें सिर्फ राजनीतिक एकता है। इसमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि चीन, भारत और इजराइल, ग्रीस और इटली, ये सब क्या हैं? राष्ट्र के उदाहरण हैं। और ये जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ताइवान, फिलीपीन, पोलैंड, मंगोलिया और रूस, ये जो हैं ये अभी राष्ट्र बने नहीं हैं, अभी ये राज्य हैं, क्योंकि अभी इनको स्वतंत्र हुए 100 साल से ज़्यादा समय नहीं बीता है। तो अगर इनकी ये जो पुरानी वाली पीढ़ी है ये निकल जाएगी, उसके बाद जो नई पीढ़ी आएगी उसमें राष्ट्रीयता का विकास होगा। अभी तो जैसे पाकिस्तान के लोग हैं या बांग्लादेश के लोग हैं तो उनकी एजुकेशन या फिर किसी न किसी कारण से वो इंडिया से जुड़े हुए रहे हैं, तो इनमें भारत को लेकर अभी भी राष्ट्रीयता का, प्रेम का भाव है। तो भाषा के आधार पर, भाषा, धर्म, ये सब इन रूपों में ये अभी भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है ये राष्ट्र नहीं बने हैं अभी, ये राज्य हैं केवल मात्र, क्योंकि इनका राजनीतिक क्षेत्र है और इनकी जो संघात्मक सरकार भी है, इनमें एक जनसंख्या भी है और ये अपने निर्णय लेने में संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है? राष्ट्र नहीं है, राज्य हैं। राष्ट्र नहीं है, राज्य का उदाहरण है। चीन, भारत और इजराइल, ये अपन जब पढ़ते हैं तो ये प्राचीनतम जो राष्ट्र के उदाहरण हैं उनमें से अपन देखते हैं, तो इनमें तो भावनात्मक एकता है। तो ये सब क्या है? राष्ट्र का उदाहरण है, राष्ट्र का उदाहरण है। संस्कृति, भाषा, धर्म, नर जाति, प्रजाति, इस सभी प्रकार की जो एकता है वो इनमें पाई जाती है। तो ये किसका उदाहरण है? राष्ट्र का उदाहरण है। नेक्स्ट अपन ने इस वाली स्लाइड के सभी कर लिए। इसमें एक अफ्रीका का मैप जो है वो मिस हो गया। इसमें अपन ने मेन जो शेप देखी थी उससे रिलेटेड आप एक बार फिर देख लो। ये इलोंगेटेड शेप है, कॉम्पैक्ट शेप में सेंटर से पेरिफेरी जो है इक्वल डिस्टेंस पे होता है ऑलमोस्ट, ये आदर्श स्थिति है। और विस्फोटाकार में क्या होता है कि कोई 1 या 2 भाग है वो ज़्यादा लंबा होकर बाहर निकल जाता है, छिटका हुआ सा रहता है। और विच्छिन्नाकार में कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, जैसे मलेशिया में अपन देखते हैं सावा और सार्वाक प्रदेश हैं, इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा द्वीप है, भारत भी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को लेकर विच्छिन्नाकार का उदाहरण है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परफोर्टेड स्टेट है। साउथ अफ्रीका इसका उदाहरण है और इसमें लेसोथो है, इसको लेकर ये परफोर्टेड स्टेट का उदाहरण है। तो आप इनको देखिए अच्छे से, मैप में टैली कीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और कल अपन जो फ्रंटियर्स और बाउंड्रीज हैं उन पर वर्क करेंगे।